हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, आज हम डिटेल में देखेंगे। पहले इसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे, फिर जो उसके पश्चात बिस्मार्क आता है, किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका रहती है उसको हम डिटेल में देखेंगे, और किस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जो है वो जर्मनी के एकीकरण में युद्धों में जो भाग लेना पड़ा, हम उसकी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सबसे पहले जो है मैं आपको जर्मनी दिखा देता हूँ कि ये जो उत्तर का जो एरिया था, ऊपर वाला ये जर्मनी था, और दक्षिण का जो एरिया था इधर वाला, ये पहले जो है वो प्रेशिया था। तो बाद में जब इसका एकीकरण होता है तो ये जर्मनी का एकीकरण के नाम से जो है वो विख्यात है। इतिहास में भी हम इसे जर्मनी का एकीकरण ही कहते हैं, परंतु ये जो है पहले अलग अलग दो भागों में बटा हुआ था, जर्मनी और प्रेशिया। तो जर्मनी में जो उत्तर के जो भाग थे वो है डेनमार्क हो गया, ठीक है, और पूर्व में जो पोलैंड है, और इधर ऑस्ट्रिया है, दक्षिण में स्विट्जरलैंड है और फ्रांस है, ठीक है, और नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है। तो जर्मनी जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ था, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। तो इसके एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था फ्रांस और ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो बिस्मार्क को जो है एकीकरण के दौरान अनेक युद्धों में भाग लेना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं कि जर्मन का एकीकरण किस प्रकार होता है। अगर हम जर्मनी के पृष्ठभूमि की बात करें तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का शासक था। तो नेपोलियन ने क्या किया कि राइन के क्षेत्रों पर जो है वो अधिकार कर लिया। अधिकार करने से क्या हुआ कि जो जर्मन वासी थे उनका राष्ट्रवाद जो है वो आहत होता है। और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक था, तो उसने जर्मनी के क्षेत्र पर जो है वो अधिकार कर लिया था। इसे जो है काला कानून के रूप में जाना जाता था, किसको? मेटरनिक को। तो 1848 में क्या होता है कि मेटरनिक का पतन हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इटली के एकीकरण के दौरान कि किस प्रकार मेटरनिक जो है उसका पतन हो जाता है और वो भागकर जो है ऑस्ट्रिया से इंग्लैंड जाना पड़ता है उसको। तो इसके पश्चात क्या होता है कि जो जर्मन वासी थे उनमें जो है एकीकरण की भावना जो है वो उत्पन्न होती है। और पर सबसे बड़ी समस्या जो थी एकीकरण के मार्ग में वो थी कि एकीकरण करेगा कौन, तथा इसके पश्चात जो है ये तय होता है कि एकीकरण जो है कि प्रेशिया नेतृत्व में जो है ये एकीकरण किया जाएगा। परंतु प्रेशिया का जो शासक था उसने एकीकरण को जो है वो अस्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय जो है प्रेशिया में नेतृत्व करने वाला शासक जो है वो सही नहीं था। तो इसके पश्चात क्या होता है कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वो है कि प्रेशिया की भूमिका तथा बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क जो है किस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में अपना रोल जो है वो अदा करता है। तो जो प्रेशिया का शासक होता है वो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। 1861 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात इसका जो भाई था विलियम प्रथम, ये जो है शासक बनता है, और इसे जो है एक अच्छा सेना नायक जो कि बिस्मार्क था इसका साथ प्राप्त होता है। परंतु जो विलियम प्रथम था वो 64 साल का जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन वो जो है योग्य शासक जो है वो प्रमाणित हुआ। उसका विचार था कि प्रेशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। ठीक, तो इसके पश्चात जो है बिस्मार्क किस प्रकार अपनी भूमिका जो है वो अदा करता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि बिस्मार्क की भूमिका।
बिस्मार्क का जन्म जो है, अगर हम बिस्मार्क की बात करें तो इसका जन्म जो है वो सामंत परिवार में हुआ था और योग्य तथा एक कुशल व्यक्ति था। उसका मानना था कि प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का जो है वो एकीकरण ना होकर क्यों ना जर्मनी का जो है वो प्रशियाकरण कर दिया जाए। अर्थात बिस्मार्क कहता है कि अगर जो जर्मनी है उसका एकीकरण नहीं हो सकता तो क्यों ना जर्मनी को जो है वो प्रशियाकरण में बदला जाए। अर्थात कि जर्मनी जो है उसको भी प्रशिया के साथ मिलाकर प्रशिया को जो है एक राज्य, अलग से एक राज्य बनाया जाए। तो इसके पश्चात क्या होता है कि 1847 ईस्वी में राजनीति में जो है बिस्मार्क प्रवेश करता है और लंबे समय तक जो है वो प्रशिया में रहता है। 1859 ईस्वी में जो है उसे राजदूत बनाकर जो है वो रूस भेजा जाता है और रूस का जो उस समय शासक था वो था अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है बिस्मार्क अपना मित्र बनाता है और 1862 ईस्वी में जो है उसे फिर से जो है राजदूत बनाकर जो है वो फ्रांस भेजा जाता है। सितंबर में जो है विलियम प्रथम था उसके द्वारा इसको वापस बुलाया जाता है और इसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि बिस्मार्क जो है अपनी एक नीति अपनाता है जिसे इतिहास में लौह तथा रक्त की नीति भी कहा जाता है। तो लौह तथा रक्त की नीति क्या थी? इसमें जो है एक सदन प्रक्रिया होती है। जो सदन होते हैं वो दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विलियम प्रथम था प्रशिया का शासक, उसे आवश्यकता होती है धन की, लेकिन जो वो धन था उसे जो है स्वीकृति मिल रही थी उच्च सदन से, लेकिन जो निम्न सदन था वो विलियम प्रथम के पक्ष में नहीं था। तो इसके लिए क्या करता है कि जो बिस्मार्क था वह लौह तथा रक्त की नीति अपनाता है। बिस्मार्क जो है सदन को भंग करता है और दूसरे सदन का निर्माण करता है। उच्च सदन की स्वीकृति पर ही जो बिस्मार्क है वो जनता में जो है नए कर लगाता है। अब कर से क्या होता है कि बिस्मार्क को जो है वो धन प्राप्त होता है और उस धन से जो है वो बिस्मार्क एक विशाल सेना का जो है वो गठन करता है। तो गठन के पश्चात जो हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क जो है, कहा जाता है कि बिस्मार्क जो है वो एक साथ 5-5 गेंदों से खेला करता था। अब वो 5 गेंद कौन थी? पहला था रूस और दूसरा जो था ऑस्ट्रिया और तीसरा था इंग्लैंड और चौथा था फ्रांस और पांचवा था इटली। ये किस प्रकार खेलता था, आइए आगे हम इस वीडियो में समझते हैं कि बिस्मार्क जो है वो किस प्रकार एक को अपना मित्र बनाता था और दूसरे को जो है अपना शत्रु बनाता था। अब अगर हम बात करें बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण के दौरान जो है उसे अनेक युद्धों में जो है वो भाग लेना पड़ा, जिनमें से पहला जो उसे युद्ध लड़ना पड़ा वो था डेनमार्क से युद्ध जो है 1864 ईस्वी में बिस्मार्क को लड़ना पड़ा, जिसमें जो है सेल्सविंग और होल्स्टीन, ये जो डेनमार्क के दो क्षेत्र थे, इसको लेकर जो है ये युद्ध हुआ था। तो इसमें जो ये ट्रिक है वो है कि स्विमिंग विद प्रशिया, डेनमार्क और होल्स्टीन। स्विमिंग से हो गया सेल्सविंग का एरिया और होल्स्टीन हो गया, और प्रशिया के साथ प्रशिया ने जो है वो डेनमार्क से युद्ध किया। किस प्रकार, आइए समझते हैं। तो बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया को जो है अपना मित्र बनाता है और युद्ध की घोषणा करता है डेनमार्क के खिलाफ, और डेनमार्क से जो है वो युद्ध होता है प्रशिया का, और प्रशिया की जो है इसमें विजय होती है। डेनमार्क जो है वो उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब स्विमिंग करते हैं प्रशिया डेनमार्क के साथ, तो
गैस्टिंग हो जाती है, अर्थात स्विमिंग करी तो उसे गैस्टिंग हो गई। और ऑस्ट्रिया और प्रेशिया में जो है वो गैस्टिन की संधि होती है। कब? 14 अगस्त 1865 में गैस्टिन की संधि होती है, जिस संधि में क्या होता है कि जो सेल्सिंग का एरिया था डेनमार्क में, जो प्रेशिया और डेनमार्क के युद्ध के दौरान प्रेशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो इस संधि में जो है गैस्टिन की संधि में यह होता है कि जो सेल्सिंग का एरिया है उस पर अधिकार होगा प्रेशिया का, और जो होल्स्टीन का एरिया है उस पर जो है अधिकार होगा ऑस्ट्रिया का। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि जो बिस्मार्क था वो होल्स्टीन का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे तो देता है, लेकिन इसमें क्या करता है कि जो होल्स्टीन के लोग थे उनके विरुद्ध जो है भड़काता है। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किसको? होल्स्टीन के लोगों को। होल्स्टीन के लोगों को भड़काता है, और ऑस्ट्रिया जो है बिस्मार्क को बार बार यह चुनौती भी देता है कि तुम जो है यहाँ के लोगों को भड़काना छोड़ दो। परंतु बिस्मार्क जो है उसकी एक ना सुनता है, और यहीं पर जो है वो युद्ध का बीजारोपण हो जाता है, जो कि दूसरा युद्ध होता है ऑस्ट्रिया से युद्ध। डेनमार्क की विजय के बाद जो है वो बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ता है, और सेडेवा का के क्षेत्र में जो है ये युद्ध होता है, जिसे सेडेवा का युद्ध कहा जाता है। 3 जुलाई 1866 को जो है ये युद्ध होता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, कि रीफी से प्रेग्नेंट। अब रीफी का मतलब क्या है आइए समझते हैं। आर मतलब रूस, ठीक है, और आई मतलब इटली, एफ मतलब फ्रांस, और ये जो आई है ये ई है, मतलब ई से इंग्लैंड हो गया, ठीक है। तो जो प्रेशिया के जो साथ होते हैं वो होते हैं रूस, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। अब ये प्रेशिया के साथ क्यों होते हैं? जो रूस का जो क्षेत्र था, पिछली वीडियो में रूस का जो क्षेत्र जो रूस था, पोलैंड विद्रोह में जो है वो रूस का साथ दिया था बिस्मार्क ने, ठीक है। इसलिए इसे जो है अपना मित्र बना दिया था रूस को। किसने? बिस्मार्क ने। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ जो है वो बिस्मार्क ने मैत्रीपूर्ण संबंध पहले ही स्थापित किए हुए थे। और इटली, पिछली वीडियो में जो इटली का एकीकरण था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वेनेशिया का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार था किसका? ऑस्ट्रिया का। तो जो बिस्मार्क है वो इटली को बोलता है कि इस युद्ध में जो है तुम मेरा साथ दो, और ऑस्ट्रिया जो है वो जैसे ही वेनेशिया से अपनी सेना जो है वो हटा लेगा, तुम जो है वेनेशिया पर आक्रमण कर लेना, और इटली का कार्य जो है तुम्हारा पूरा हो जाएगा और मेरे को जीत मिल जाएगी, ठीक है। और इंग्लैंड जो था वो हमेशा लालची रहा है, वो चाहता था सिर्फ अपना मुक्त व्यापार, अर्थात उसे सिर्फ अपना व्यापार करना था। इंग्लैंड को अपने व्यापार में हानि ना हो, इसलिए इंग्लैंड जो है वो प्रेशिया के साथ था। और इधर क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया था उसको जो है बिस्मार्क मित्रहीन कर लेता है। बिस्मार्क की जो है यही नीति थी कि वह जो है अपने शत्रु को मित्रहीन कर देता था, अर्थात उसे अकेला छोड़ देता था और अपने साथ जो है वो अन्य देश जो है मिला लेता था। तो होल्स्टीन के क्षेत्र को लेकर जो है ये युद्ध होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया को जो है मित्रहीन करता है बिस्मार्क, और ऑस्ट्रिया को जो है पराजय का सामना करना पड़ता है। 7 सप्ताह तक जो है ये युद्ध चलता है, और इतिहास में जो है इसे सप्त साप्ताहिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी कि रीफी से प्रेग्नेंट। अब ये प्रेग्नेंट का अर्थ जो है वो है प्रेग की संधि। निकोलस बर्ग में जो है वो प्रेग की संधि करनी पड़ती है, किसको? ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क के साथ मिलकर।
ठीक। तो इसमें क्या था कि जो जर्मनी था वो कुछ क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रिया को वापिस सौंप देता है ताकि वो उसे फिर से मित्र बना सके, और बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाता है तथा कुछ क्षेत्र जो है उसे लौटा देता है। ठीक। तो इसके पश्चात क्या होता है कि फ्रांस जो था वो इस युद्ध में जो है वो तटस्थ था। तटस्थ था क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया जब आपस में लड़ेंगे तो इनकी जो शक्ति है वो कम हो जाएंगी। इससे फायदा किसको होगा? फ्रांस को। इसलिए जो है वो फ्रांस इस युद्ध में चुप था। परंतु होता क्या है कि जब इस युद्ध में प्रशिया की जीत होती है तो प्रशिया जो है वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। और इसके दौरान क्या होता है कि फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, उसके मन में जो है प्रशिया के विरुद्ध जो है वो खोट उत्पन्न हो जाता है, और फ्रांस जो है वो अगला युद्ध की जो है वो घोषणा कर देता है। किसके खिलाफ? प्रशिया के खिलाफ। तीसरा जो युद्ध होता है वो इधर से ही शुरू होता है, वो था फ्रांस से सेडान का युद्ध। 15 जुलाई 1870 से 71 तक जो है ये युद्ध चलता है। तो यह युद्ध किस प्रकार था कि प्रशिया जो था वो फ्रांस को फिर से मित्रहीन कर देता है और अपने साथ जो मिलाता है वो है रूस। रूस को बोलता है कि क्रीमिया के युद्ध में जो है, क्रीमिया का युद्ध जो मैंने आपको इटली के एकीकरण में भी बताया था, इसमें क्या था कि जो फ्रांस, टर्की और इंग्लैंड ये जो थे ये एक साइड थे तीनों मिलकर, और इसमें रूस जो है वो अकेला था। रूस का साथ किसी ने नहीं दिया था। तो रूस को बोलता है कि तू जो है मेरा साथ दे दे और तू जो क्रीमिया का क्षेत्र है वो मेरी जीत के पश्चात ले जाइयो। ठीक। और इटली को बोलता है, इटली में जो है उस समय सेना थी किसकी? फ्रांस की। कहाँ? रोम में। तो इटली में जो है एकीकरण का कार्य चला हुआ था और रोम में सेना थी फ्रांस की। इटली चाहता था कि हमें जो है रोम जो है वो खाली करना है, रोम से फ्रांस की सेना हटानी है, परंतु इटली के पास इतनी शक्ति जो है वो उस समय नहीं थी। तो इसे यह मौका मिलता है तब जब प्रशिया और फ्रांस का युद्ध होता है। तो इसमें इटली जो है वो साथ देता है प्रशिया का ताकि रोम जो है उसे मिल सके और इटली का एकीकरण हो सके। और ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो ब्रेक की संधि करी हुई थी। किसने? प्रशिया ने। जो क्षेत्र जो है उसे ब्रेक की संधि में कुछ क्षेत्र लौटा दिए थे। तो इस प्रकार क्या हो गया था कि ऑस्ट्रिया भी जो है वो प्रशिया का मित्र हो गया था। और इधर जो है फ्रांस फिर से अकेला पड़ जाता है। परंतु उससे पहले जो है अगर हम कुछ कारणों की बात करें कि इस युद्ध के कारण क्या रहे होंगे तो उसकी बात करते हैं हम पहले। तो पहला जो कारण था वो था कि मैक्सिको अभियान। नेपोलियन जो है वो 1864 से 66 में एक अभियान चलाता है जिसे नाम दिया गया मैक्सिको अभियान का। परंतु इस अभियान में जो है नेपोलियन जो है वो असफल रहता है। वो किस प्रकार असफल रहता है? तो इसमें जो है नेपोलियन के सैनिक साधनों की जो है वो हानि होती है, राष्ट्रीय धन जो है वो काफी खर्च होता है, और गौरव और प्रतिष्ठा को जो है वो नेपोलियन के गहरा आघात पहुंचता है। और अगला जो कारण है वो है फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया में शत्रुता। अब इन दोनों में किस प्रकार शत्रुता होती है आइए वो समझते हैं। 1866 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया युद्ध हुआ। तो उसमें जो फ्रांस था वो तटस्थ था। क्यों? क्योंकि फ्रांस चाहता था कि जब दोनों जो है आपस में ऑस्ट्रिया और प्रशिया लड़ेंगे तो इनकी शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन इधर कुछ उल्टा ही हुआ था। जो बिस्मार्क था वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसके पश्चात क्या होता है कि
अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण, कि बिस्मार्क द्वारा किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो इसमें जो है बिस्मार्क ने 3 दिशाओं का एकीकरण जो है वो कर लिया था। उत्तर इधर जो है वो डेनमार्क था, डेनमार्क से जो है युद्ध कर लिया था सेल्सविंग और होल्स्टीन के क्षेत्र को लेके, और इधर जो है वो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया को जो है वो पराजित कर लिया था। प्रेग की संधि के लिए जो है वो ऑस्ट्रिया को विवश कर लिया था। अब जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी वो थी फ्रांस। फ्रांस जो है इधर इस एरिया में जो है वो फ्रांस था, इधर का एकीकरण जो है वो शेष था। ठीक, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि नेपोलियन द्वारा राइन के क्षेत्रों की मांग। अब ये किस प्रकार हुआ। 1866 में जो है प्रशिया की विजय होती है, जिसके पश्चात नेपोलियन जो है वो राइन के क्षेत्रों की मांग करता है, और बिस्मार्क ने जो है राइन के क्षेत्रों को देने का जो है वो वचन दिया था किसको, फ्रांस को, यानी कि नेपोलियन को, कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है तुम मेरा साथ दो और विजय के पश्चात जो है तुम राइन का क्षेत्र ले लेना। परंतु जैसे ही बिस्मार्क की विजय होती है तो बिस्मार्क इधर जो है अपने वचन से जो है वो मुकर जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्रांस और प्रेशिया में जो है वो आपसी संबंध जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगली जो हम बात करेंगे वो है कि समाचार पत्र। अब समाचार पत्र ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, तो रही सही नाम का जो है एक समाचार पत्र था। तो उसने क्या किया कि उसने जो है अपने समाचार में लिखा कि फ्रांस में जो है वो प्रशिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी की जा रही है, और कहता है कि प्रशिया में भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध की तैयारी हो रही है। तो इस रही सही नामक समाचार पत्र ने जो है आग में जो है वो घी डालने का काम किया। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बिस्मार्क की कूटनीतिज्ञता, अर्थात कि नेपोलियन जो है वो लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, किससे, सेवास का जो शासक था, ताकि फ्रांस में जो है नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़े, ताकि लोग उसको पसंद करें और कहे कि लग्जमबर्ग जो है वो किसने, नेपोलियन ने जीत लिया है, इसलिए वो खरीदना चाहता था। लेकिन बिस्मार्क जो था वो इसका विरोध करता है कि फ्रांस को जो है वो लग्जमबर्ग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इधर जो है बिस्मार्क जो है वो रूस के जार के साथ जो है वो संधि कर लेता है, और इटली को कहता है कि तुम्हें रोम चाहिए तो इस युद्ध में जो है वो तटस्थ रहना, और जैसे ही फ्रांस जो है रोम से अपनी सेना हटा ले तुम जो है रोम पर आक्रमण कर लेना। और ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो प्रेग की संधि करी हुई थी, इसलिए ऑस्ट्रिया जो है पहले से ही प्रेशिया के पक्ष में था। इस कारण फ्रांस तथा प्रेशिया में जो है वो शत्रुता पैदा हो जाती है। अगली जो हम बात करते हैं वो है स्पेन की गद्दी का प्रश्न। इसको समझते हैं कि किस प्रकार था स्पेन की गद्दी का प्रश्न। तो स्पेन की गद्दी का प्रश्न, तो स्पेन के जो लोग थे उधर शासन था रानी इसाबेला का, उसके शासन के विरुद्ध जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया। कहां पे, स्पेन में। तो स्पेन के लोग जो थे वो जो है शासक बनाना चाहते थे किसे, प्रेशिया का जो शासक था उसका नाम था लियोपोल्ड। ठीक है, और प्रेशिया जो है वो भी इसके समर्थन में था कि हाँ भाई तुम इसे शासक जो है वो बना लो, जिसका समर्थन कर रहा था कौन, प्रेशिया। परंतु नेपोलियन जो है वो विद्रोह करता है इसके समर्थन का, और इधर जो है प्रेशिया और फ्रांस में जो है वो युद्ध जो है वो आरंभ हो जाता है।
युद्ध के घटना की अगर हम बात करें तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को जो है फ्रांस और प्रशिया के मध्य जो है युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो युद्ध की घटना जो है वो फ्रांस जो है प्रशिया पर दो तरफ से आक्रमण करता है, जिसमें एक सेना का नेतृत्व जो है वो नायक बाजेन कर रहा था और दूसरी सेना का जो नेतृत्व है वो जो है स्वयं नेपोलियन कर रहा था। तो इधर क्या होता है कि आल्सेस और लॉरेन का जो क्षेत्र था इस पर बिस्मार्क जो है वो अधिकार कर लेता है और नेपोलियन की जो है वो सेडान के युद्ध में बुरी तरह पराजय हो जाती है और इनका मुख्य जो एरिया था आल्सेस और लॉरेन, जो कि कोयले की खान के लिए जो है वो प्रसिद्ध था, वो क्षेत्र जो है प्रशिया जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है और जो नेपोलियन है, नेपोलियन की शक्ति को जो है इधर गहरा आघात लगता है और 28 फरवरी 1871 को जो है पेरिस में जो है वो नेपोलियन हथियार डाल देता है। ठीक, और इसके पश्चात जो है फ्रांस और प्रशिया में एक संधि होती है जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो है फ्रांस तथा प्रशिया के मध्य हस्ताक्षर होते हैं, जिसकी शर्तें जो है वो इस प्रकार थी कि आल्सेस और जो लॉरेन का क्षेत्र है जो प्रसिद्ध था कोयले की खान के लिए, वो जो है फ्रांस को जो है प्रशिया को देना पड़ेगा। ठीक, और फ्रांस से जो है वो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 5 अरब फ्रैंक जो है वो 3 वर्ष में देना जो है वो फ्रांस ने स्वीकार कर लिया। तो देखिए इधर किस प्रकार 5 अरब की राशि जो है वो फ्रांस पर थोप दी गई थी कि क्षतिपूर्ति के लिए इस युद्ध में जो है भाई वो फ्रांस जिम्मेदार है। प्रशिया ने जो है इस युद्ध में पूरी तरह फ्रांस को जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी की एक सेना जो है वो फ्रांस में रहना निश्चित हुआ, जिसका खर्चा जो है वो स्वयं कौन देगा? फ्रांस। अब देखिए इधर फ्रांस पर जो है किस तरह ये संधि जो है अन्यायपूर्ण थोपी गई थी। अब अगला जो पॉइंट है अंत में वो है जर्मनी का एकीकरण। 18 जनवरी 1871 को जो है वो वर्साई के शीश महल में जो है एक सभा का आयोजन होता है, जिसमें बिस्मार्क जो है वो शामिल होता है। बिस्मार्क जो है वो जर्मन साम्राज्य की जो है वो घोषणा करता है और विलियम प्रथम जो है उसे इस साम्राज्य का जो है वो शासक बनाया जाता है। तो इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो अंत में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।